धुरंधर का लास्ट एक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक ग्राउंडवर्क लेआउट करता है अगले पार्ट में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए। फिल्म के क्लाइमैक्स स्पेशली जो नाम हम देखते हैं हमजा की डायरी में, उन नामों को देख के प्रोजेक्ट धुरंधर का असली और लॉन्ग टर्म स्कोप हमें समझ में आता है। एक और चीज जो कि काफी सारे व्यूअर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं इस फिल्म में, और वो है इस फिल्म का उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से कनेक्शन, जहाँ जसकिरत सिंह रंगी का जो कैरेक्टर है उसका मेंशन उरी में भी किया जाता है, जो कि पायलट सीरत कौर का डेड हस्बैंड होता है जो नौशेरा एम्बुश में मारा जाता है। हर एक सेकंड जब आप धुरंधर देखते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको नजर आता है एक फिल्म मेकर का कॉन्फिडेंस, जिसको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहा है। आदित्य धर ने अनडाउटली इस चीज को स्टैब्लिश कर लिया है कि जो आर्ट होती है एस्पियोनाज जॉनरा की स्टोरी टेलिंग की, उसको उन्होंने मास्टर कर लिया है। धुरंधर इज नॉट जस्ट अनदर स्पाई थ्रिलर, बल्कि जो ट्रेडिशनली हम एक बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से एक्सपेक्ट करते हैं या हम कहीं देखते आ रहे हैं, उस बाउंड्री को आदित्य धर इस फिल्म के साथ पुश करते हैं। टैक्टिकल रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ का एक परफेक्ट ब्लेंड बना के धर क्राफ्ट करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड को जहां इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजी और जो स्टेक्स हैं उसमें एक इंटेंसिटी है, एक ऑथेंटिसिटी फील होती है। धुरंधर क्लियरली एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है हिंदी सिनेमा में स्पाई और एस्पियोनाज के लैंडस्केप में। आई मीन एस्पियोनाज जॉनरा में इतनी वेल क्राफ्टेड फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मैड रिस्पेक्ट टू आदित्य धार फॉर दैट। वेलकम बैक टू अनदर स्पॉइलर टॉक वीडियो। 4 घंटे के सिनेमैटिक केओस को एक्सपीरियंस करने के बाद, जी हाँ एग्जैक्टली 4 घंटे इंटरवल मिला के, बट नॉट अ सिंगल मिनट, नॉट अ सिंगल सेकंड जहां मैं कहूं कि आई वाज आउट ऑफ द एक्सपीरियंस। लिटरली फिल्म खत्म हुई और अगर उसी वक्त दूसरा पार्ट चलवा देते तो मैं उसको देखने बैठ जाता। वन ऑफ द टाइटेस्ट फिल्म्स टू ड्रॉप इन अ वाइल। जो डिटेलिंग, जो होमवर्क, जो राइटिंग की गई है, दैट अलोन डिजर्व्स अ डिटेल्ड डिस्कशन, जो एग्जैक्टली आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो इतनी लेट है कि इस पॉइंट पे ऑलरेडी तुम सब फिल्म देख चुके हो, लेकिन फिर भी बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं फिल्म को लेकर। मूवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो सीक्वल आने वाला है उसकी पॉसिबिलिटीज पे डिस्कशन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। धुरंधर एक सेमी फिक्शनल या हम कहें एक सेमी रियल प्रेजेंटेशन है एक कहानी का। सेमी फिक्शनल इसलिए बिकॉज जो मेन प्लॉट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड रणवीर सिंह कैरेक्टर हमजा अली मजारी, दैट ऑब्वियसली इज फिक्शनल, लेकिन जो बैकड्रॉप यूज किया गया है टू ड्राइव दैट स्टोरी, दैट इज रियल। और ऐसे केसेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज मेकर्स के सामने आता है वो ये है कि ऐसी फिल्मों को इजिली मिसगाइडेड नैरेटिव या फिर प्रोपेगेंडा कॉल आउट किया जा सकता है। ऑब्वियसली उस फिल्म को हेट करने के लिए फॉर हेटफुल पर्पसेस, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील करना, उसका एक जिंगोइस्टिक प्रेजेंटेशन करना कुछ लोगों के लिए प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन यहाँ आदित्य धार ने लिटरली इतनी बारीकी से, इतनी रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच लेके अपनी कहानी को इन रियल लाइफ इंसिडेंट्स के अराउंड रैप किया है कि इट लिटरली जस्टिफाइज एवरी क्रिएटिव लिबर्टी जो फिल्म ने ली है अपनी कहानी को बताने के लिए। कांधार हाईजैक से लेके पार्लियामेंट अटैक तक, जो कि फिल्म के मेन प्लॉट को इनिशिएट करता है, दैट इज प्रोजेक्ट धुरंधर। अजय सन्याल द्वारा क्रिएट किया गया एक प्लान जिसमें इंडियन एजेंट जसकिरत सिंह रंगी एके हमजा अली मजारी को इन्फिल्ट्रेट करना है कराची के लियारी टाउन के अंडरवर्ल्ड को, जिसको कंट्रोल करता है रहमान डकैत, जिसके आईएसआई और लोकल पॉलिटिशियंस के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना ही जसकिरत का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि इवेंचुअली इंडिया पे होने वाले टेरर अटैक्स में पाकिस्तान के इस अंडरवर्ल्ड का बहुत क्लोज इन्वॉल्वमेंट रहा है। और 26/11 का अटैक जो अंडरकवर एजेंट जसकिरत सिंह रंगी एके हमजा अली मजारी को अपने मिशन और साथ ही साथ फिल्म के स्टोरी के सबसे क्रूशियल पॉइंट पे लेके आता है, जहाँ फिल्म के वर्ल्ड की जो मेन सेटिंग आती है लियारी टाउन, जिसको उतने ही बेहतरीन तरीके से फिल्म उस टाउन में एग्जिस्ट करने वाले अंडरवर्ल्ड और टेरर नेटवर्क को लेआउट को सेटअप करती है। जो वक्त लेती है फिल्म टू सेटअप एवरीथिंग इन द फर्स्ट हाफ, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है धुरंधर की, इट इज द एब्सोल्यूट बेस्ट आई हैव सीन फ्रॉम बॉलीवुड इन द रीसेंट ईयर्स। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आता है इस फिल्म का रन टाइम, जो जैसा मैंने बताया अगर इंटरवल वगैरह ऐड कर दो तो 4 घंटे का है। और ऐसे एक्सेसिवली लॉन्ग रन टाइम वाली फिल्मों में, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म क्यों ना हो, यूजुअली ऐसी स्पेसेस क्रिएट होती हैं जहां पर ये कहा जा सकता है कि यार इस चीज की क्या जरूरत थी, इसे कट किया जा सकता था, फिल्म को ट्रिम किया जा सकता था। मोस्ट रीसेंट एग्जांपल ऑफ सच मूवी इज एनिमल। मूवी इज ग्रेट नो डाउट, लेकिन 3 घंटे 21 मिनट के रन टाइम में ऐसे पॉइंट्स आए स्पेशली सेकंड हाफ में जो डिमांड कर रहे थे थोड़ी क्रिस्प एडिटिंग की। ऑल्दो फुल क्रेडिट टू संदीप रेड्डी वांगा, उन्हीं की वजह से ये कॉन्फिडेंस दूसरे फिल्म मेकर्स में आया कि भाई लंबे रन टाइम की फिल्म और ए रेटेड फिल्म सक्सेसफुल हो सकती हैं। समथिंग जो एनिमल से पहले कोई भी ट्राई करने में हेजिटेट करता। सो एनिमल इन अ वे इज रेवोल्यूशनरी। क्रेडिट्स फेयर ड्यू, लेकिन सेकंड हाफ में लैग था। धुरंधर के केस में ऐसा नहीं था। नॉट अ सिंगल मिनट, नॉट अ सिंगल सेकंड मुझे ऐसा
फील हुआ कि मैं ऐसा कुछ भी देख रहा हूँ जो शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 4 घंटे के रन टाइम में फिलर्स होना लाजमी है, बट धुरंधर इस रन टाइम में हर एक मिनट को यूटिलाइज कर रहा है प्लॉट और कैरेक्टर प्रोग्रेशन में। वो 4 घंटे मुझे पता ही नहीं चले। जैसा मैंने कहा कि भाई अगला पार्ट प्ले कर दो, मैं 4 घंटे के लिए और बैठने को रेडी था। फिल्म टोटल 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें मेजरली इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोवर्ट ऑपरेशन, लियारी टाउन में ऑपरेट करने वाले गैंग्स, टेरर नेटवर्क्स, उनसे जुड़े हुए प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे रहमान डकैत, चौधरी असलम, इन सब के बीच इन्वॉल्व होने वाला हमजा, हर एक चीज को बहुत ही टाइम लेके और बहुत ही बारीकी से सेटअप किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि जो स्क्रीन प्ले और नैरेटिव है वो इतना सर्जिकली टाइट बनाया गया है कि ऐसे लंबे सेटअप्स एंगेजिंग बनते हैं। बट देन ऐसा भी नहीं है कि भाई ये इकलौती एस्पियोनाज फिल्म है जो अब तक बनी है, बिकॉज आई सिंपली कैन नॉट इग्नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ मूवीज लाइक मद्रास कैफे और डी-डे, व्हिच इन माय ओपिनियन वर सम ऑफ द फाइनेस्ट एस्पियोनाज स्पाई मूवीज मेड इन बॉलीवुड। लेकिन आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि इन फिल्मों को वो सेम पॉपुलैरिटी या हाइप नहीं मिली जो कि धुरंधर एक्सपीरियंस कर रहा है इस टाइम, क्योंकि वेल मेड, रिसर्च ओरिएंटेड और अच्छे सेटअप्स के साथ ये मूवीज भी थी। तो क्या रीजन हो सकता है? वेल इसका जवाब इसी बात में छुपा है कि भाई आदित्य धार इतने लंबे रन टाइम में भी अपने सेटअप और वर्ल्ड बिल्डिंग को इतना एंगेजिंग कैसे रखते हैं। एंड इट इज क्लियरली ऑब्वियस राइट फ्रॉम द टीजर। एक बैलेंस ब्लेंड है मासी एलिमेंट्स का, जिसमें कैरेक्टर्स का जो स्टाइलिश डिजाइन है, जो डायलॉग्स हैं, जो वेल मेड एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो एज कंपेयर टू मद्रास कैफे या डी-डे एक वाइडर ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम फिल्म के टोन को भी डिस्टर्ब नहीं करता। वही मद्रास कैफे या डी-डे वर 100% ग्राउंडेड, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट हर तरह की ऑडियंस को केटर नहीं कर पाती। सो आदित्य धार कंबाइंस दैट 80s 90s वाला बॉलीवुड मकीज़मो विद मॉडर्न फिल्म मेकिंग और एक नैरेटिव जो पूरे 4 घंटे के दौरान अपने ट्रैक से हिलता भी नहीं है। राइटिंग कंसिस्टेंट रहती है, कैरेक्टर इंट्रो सिंपल है येट इम्पैक्टफुल और डिटेल्ड है, प्रॉपर बैकग्राउंड सेटअप है उन इवेंट्स का जो फिल्म में हो रहे हैं। लाइक इवन व्हेन यू आर वाचिंग द रोमांस ट्रैक यू रियलाइज कि भाई ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फिल्म के प्लॉट को, एंड दैट इज व्हाट मेक्स धुरंधर अ कंपेलिंग वॉच डिस्पाइट द लॉन्ग रन टाइम, और इसके वर्ल्ड को भी इतना एंगेजिंग बनाता है जो हर स्टेप पे आपके इंटरेस्ट को बनाए रखता है। जितना डिटेल्ड और वेल मेड धुरंधर का वर्ल्ड है, उतना ही वेल मेड इसके एस्पियोनाज एलिमेंट्स भी हैं। अगेन नोट कि धुरंधर एक एस्पियोनाज फिल्म है, ना कि एक स्पाई एक्शन फिल्म। स्पाई एक्शन फिल्म्स का जो फोकस रहता है वो होता है हाई ऑक्टेन थ्रिल्स पे, बड़े एक्शन सेट पीसेस पे और स्टाइलिश एक्सपोजिशन पे, जैसे जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्म्स, जिनकी प्रायोरिटी होती है स्पेक्टिकल और एड्रेनलिन। वहीं एस्पियोनाज फिल्म्स का फोकस रहता है स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस वर्क, कोवर्ट ऑपरेशन एंड पॉलिटिक्स। उसका एम्फेसिस रहता है सीक्रेसी, माइंड गेम्स और जो स्पाई क्राफ्ट है उसका रियलिस्टिक साइड। धुरंधर एक प्रॉपर एस्पियोनाज फिल्म के सारे बॉक्सेस चेक करती है। ना ही हमारा स्पाई स्टाइल मारता हुआ सीधे एक्शन के बीच में जंप करता है, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सालों बिता देता है एक जगह पे, उस एक मौके की तलाश में जहां पर वो अपने उस मिशन को एग्जीक्यूट करे। वो ऑरा फार्म नहीं कर रहा, वो माचो बन के नहीं घूम रहा, उसे डिस्क्रीट रहना होगा, उसको रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करनी होगी, कॉमन मैन बन के रहना होगा ताकि अटेंशन ग्रैब ना करे। आई सिंपली लव द सीन जहां उसको गुंडे घेर लेते हैं एंड वो उन्हें अटैक करता है, बट फिर ही रियलाइजेस कि अगर उसने अकेले इतने लोगों को मारा जो सिर्फ एक ट्रेन्ड फाइटर कर सकता है तो वो अटेंशन ग्रैब करेगा। वो रियलाइज करता है कि एक टेस्ट है और मार खाता है। वो रहमान डकैत की गैंग को ऐसे ही इन्फिल्ट्रेट नहीं कर लेता, उसके पीछे एक लंबी चौड़ी इंटेल, प्लानिंग और टाइमिंग की जरूरत है। एक टारगेट रहमान डकैत को मारने के लिए उसने 5 साल वेट किया। अपने सामने किसी को बुरी तरह इंटरोगेट होता देख उसकी फटती है, क्योंकि वो एट द एंड एक इंसान है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसके अंदर भी है। वो हश्र देख के उसे डर लगा जो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, नो मैटर आप कितने ट्रेंड स्पाई हो। एंड एंड में रहमान डकैत को मार देने के बाद जब हमजा वापस आता है अपनी वाइफ के पास और रोते हुए उससे खाना मांगता है, वहाँ डायरेक्टर हमें दिखाता है एक स्पाई की डुअलिटी, एक मोरालिटी की जो कॉस्ट पे करता है एक स्पाई, एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर वो झेलता है, एक इंसान जो अपने कर्तव्य के बोझ और उसके कर्मों का जो मेंटल हॉरर है वो फेस करता है, उसके बीच में फंसा हुआ है, ना कि वो सिर्फ एक सिंपल किलिंग मशीन है जिसको मारने का शौक है लोगों को। एंड दैट इज हाउ द रियल वर्ल्ड ऑफ अ स्पाई वर्क्स। एंड रणवीर सिंह ने पूरे परफेक्शन से ये सारे ट्रेट्स को एम्बॉडी किया। दूसरी तरफ आता है द बिगर पिक्चर, लियारी गैंग्स, टेरर नेटवर्क्स और वहां के पॉलिटिकल लैंडस्केप्स का जो नेक्सस हमें देखने को मिलता है। आई नो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, बट आई वाज माइंड ब्लोन कि कितने बेहतरीन तरीके से लियारी टाउन के इस पूरे बैकड्रॉप को इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट किया गया, मेनली द अटैक्स ऑन इंडिया, जिसमें मैं एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, एंड दैट इज द अटैक्स ऑफ 26/11, जो कि फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां मेजर इकबाल, रहमान जैसे लोग एक कमरे में बैठ के 26/11 के अटैक को टीवी पे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई क्रिकेट मैच हो। हर ब्लास्ट, हर एक खून पे वो चीयर करते हैं। एंड फॉर अनएक्सपेक्टेडली फिल्म में जो रियल ऑडियो, जो रियल कॉल रिकॉर्डिंग्स
थी हैंडलर और टेररिस्ट के बीच में वो प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। मैं सीरियसली नम हो गया उस दौरान, मतलब इट वाज रियली टेरिफाइंग। एंड वहां खड़ा होता है हमजा जो इस पूरे सिनेरियो को देख रहा होता है। उसे याद आता है कि अजमल कसाब को उसने अपने हाथों से वेपन दिया। उसे अपने एक्शंस का वेट रियलाइज होता है जब वो इतने मासूम लोगों का खून बहते हुए देखता है। एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहां मन में इतना दर्द, इतना फ्यूरी होने के बाद भी उसे वहां उन सब के साथ चीयर करना पड़ता है, दैट वाज एक्टिंग एज वेल एज स्क्रीन प्ले एट इट्स फाइनेस्ट। उसे पता है कि उसको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आने वाले फ्यूचर में ऐसे और होने वाले अटैक्स को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अगेन द डुअलिटी ऑफ अ स्पाई, द नेसेसिटी फॉर द बिगर पिक्चर। और एक बड़ा ही डीप पैरेलल इसी चीज में, इसी पॉइंट पे रियल लाइफ में भी एक ड्रॉ होता है, वो है अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना की एक्टिंग। भाई वो इंडियंस है राइट, इन नो वे वो ऐसे अटैक को सेलिब्रेट करेंगे। एंड इवन मैं अगर उनकी जगह हूं तो भाई ऐसी एक्टिंग करना, मैं चाहे दुनिया का कितना बड़ा एक्टर हूं, इफ आई हैव टू चीयर फॉर समथिंग हैपनिंग टू इंडिया, तो भाई मुश्किल है, सोच भी नहीं सकता आदमी, प्रिपेयर नहीं कर सकता अपनी बॉडी, अपनी माइंड को। लेकिन वो एक्टिंग, वो सीन उन्हें डिमांड करता है और उन्होंने इस तरह से किया कि उनके कैरेक्टर में आप वो जेन्युइन एनर्जी फील कर पा रहे हो। आप भूल जा रहे हो कि यार ये एक्टर्स हैं, यू आर सीइंग मेजर इकबाल एंड रहमान डकैत देयर। सो हमजा एक फिक्शनल कैरेक्टर वो एक्टिंग कर रहा है जो कि उसके नेचर के विरुद्ध है, और अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना रियल पीपल वो एक्टिंग कर रहे हैं जो उनके नेचर में नहीं है। सच अ स्ट्राइकिंग पैरेलल। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, और इनको लास्ट बोलना एक्चुअली में इंसल्ट होगी, दैट इज अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत। अगर मुझे इस फिल्म को एक ऑल्टरनेट टाइटल देना होता तो मैं देता AKAFP, अक्षय खन्ना ऑरा फार्मिंग प्रोजेक्ट। बंदा लिटरली एंट्री मार रहा है पूरी फिल्म में एंड सबकी स्पॉटलाइट ले गया। I mean, इतना ऑरा तो रियल रहमान डकैत में भी नहीं होगा। सच अ मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस, सच एन ऑरा। अक्षय खन्ना ने ओन किया है भाई फिल्म को, लिटरली ओन। धुरंधर का लास्ट एक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक ग्राउंडवर्क लेआउट करता है अगले पार्ट में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए। हमजा फाइनली रहमान डकैत को खत्म करने में सक्सेसफुल होता है, जिसके साथ ही कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट धुरंधर का फेज 1। फिल्म के क्लाइमैक्स, स्पेशली जो नाम हम देखते हैं हमजा की डायरी में, जिसपे अभी बात करेंगे आगे, उन नामों को देख के प्रोजेक्ट धुरंधर का असली और लॉन्ग टर्म स्कोप हमें समझ में आता है, जहां हमको रियलाइज होता है कि जो ऑपरेशन धुरंधर है वो एक मल्टी स्टेज ऑपरेशन है, जिसका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है। एक एक करके पाकिस्तान के टेरर और क्राइम नेटवर्क्स को तबाह कर देना, ताकि इंडिया में फ्यूचर में ऐसे किसी भी अटैक को ये लोग सपोर्ट ना कर पाए। पहला मेजर स्टेप जो था वो था रहमान डकैत को खत्म करना। उसके बाद आगे क्या? अब जैसे मैंने अपने टीजर और ट्रेलर ब्रेकडाउन में ये चीज प्रिडिक्ट की थी कि जो हमजा है वो रहमान डकैत की मौत के बाद उसकी जगह ले लेगा और रहमान डकैत की गैंग्स का लीडर बनेगा, जो अपेरेंटली हम सेकंड पार्ट के ग्लिम्स में देख सकते हैं जो टीजर प्ले होता है फिल्म के एंड में। रहमान डकैत सिर्फ पहली कड़ी थी, लेकिन इस लिस्ट में जो बाकी नाम है, जिसमें मेजर इकबाल जैसे ज्यादा पावरफुल लोग आते हैं, उन्हें एलिमिनेट करने के लिए हमजा को लियारी अंडरवर्ल्ड में और ज्यादा एक्सेस और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो उसे मिलेंगे रहमान डकैत गैंग का लीडर बनके, जो उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड ऑलरेडी वो जमील जमाली का दामाद है, तो हमजा का पावर लैडर में ऊपर जाना जमाली के लिए ऑलरेडी फायदेमंद है, तो डेफिनेटली वो भी अपने रिसोर्सेज को हमजा के डिस्पोजल पे रखेगा। एंड इतनी पावरफुल बैकिंग के साथ अब हमजा लिस्ट में इन बाकी लोगों को परस्यू कर सकता है। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में कंप्लीट कंट्रोल अब हमजा का अगला गोल है, एंड रहमान डकैत की जगह लेके वो ऑलरेडी कराची का सबसे पावरफुल क्रिमिनल फिगर बनने की राह पर है। तो अब जहाँ खुद की प्रमोशन हो रही है, वहीं सामने वाले दुश्मनों की भी रैंकिंग बढ़ेगी। इस पोजीशन और इस पावर के साथ हमजा का सामना हाई रैंकिंग मिलिट्री और स्टेट ऑफिशियल से भी होगा, और प्रॉपर राइवल के तौर पे अरशद पप्पू जैसा एक क्राइम लॉर्ड भी, क्योंकि लियारी के कंट्रोल के लिए वो ऑलरेडी रहमान से लड़ रहा था, और हमजा का रहमान की जगह लेते ही वो जो राइवलरी है वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। और ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली सेटअप करेगा द इनफेमस लियारी गैंग वॉर्स को, जो हमको फुल स्विंग में नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जहां हमजा राइवल गैंग्स को, उनके नेटवर्क्स को एलिमिनेट करेगा। जो नजर तो ऐसा आएगा कि वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए कर रहा है, बट एक्चुअल में इन सारे नेटवर्क्स पे कब्जा करके उनको अंदर से वो तबाह कर रहा है। इसमें एसपी चौधरी असलम का भी हमको एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल सकता है सेकंड पार्ट में, बिकॉज इन रियल में भी जो ऑपरेशन लियारी हुआ था, जहां फाइनली इन सारी गैंग वॉर्स का अंत हुआ था साल 2012 में, उसमें एसपी चौधरी असलम का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज ही वाज द लीड इन ऑपरेशन लियारी। इनफैक्ट आगे चल के हमें हमजा और एसपी असलम चौधरी के बीच में एक टीम अप देखने को मिल सकता है, जहां पर दोनों अपने अपने इंटरेस्ट में अलाइन करेंगे और साथ में इस चीज को एलिमिनेट करेंगे। सो ओवरऑल स्टेक्स काफी हाई होने वाले हैं इस नेक्स्ट पार्ट में। एक और इंटरेस्टिंग आर्क जो कि हमको पॉसिबली इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल सकता है, वो है हमजा के कैरेक्टर का मोरालिटी आर्क। ऑब्वियसली ये मेरी थ्योरी है, लेकिन माइट भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए फिल्म में हम हमजा को एक कशमकश के थ्रू जाते हुए देख सकते हैं, जहां माइट भी उसको एक्चुअल में पावर की भूख होने लगी। ऑब्वियसली पावर लैडर में जाना उसका मिशन है ही ऑलरेडी, बट व्हाट इफ मिशन के साथ साथ हमजा एक पर्सनल वांट भी डेवलप करने लगे, वो पावर हंग्री बनना शुरू कर दे, जो कि इनडायरेक्टली उसके मिशन पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ऑब्वियसली जो पूरा आर्क है टेम्पररी होने वाला है, एक लो पॉइंट क्रिएट करने के
के लिए फिल्म में, जहाँ अजय सन्याल को ऐसा महसूस होगा कि भाई जो उसका एसेट है वो उसके हाथ से निकल रहा है, ही इज बिकमिंग वन ऑफ द एनिमीज। बट इवेंचुअली हमजा इस चीज से स्नैप बैक करेगा और अपने मिशन पे वापस से आएगा। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस फिल्म में और वो है उजैर बलोच कैरेक्टर को लेकर। वो वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द लियारी गैंग वॉर्स, स्पेशली रहमान डकैत के डेथ के बाद। लेकिन अगर धुरंधर फिल्म के टाइमलाइन पे गौर किया जाए तो समझ आता है कि काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। ओरिजिनली उजैर बलोच ही था जिसने रहमान डकैत के गैंग का कंट्रोल टेक ओवर किया था उसकी डेथ के बाद, लेकिन धुरंधर में वी कैन क्लियरली सी कि हमजा वो कंट्रोल ले रहा है। बट फिल्म में उजैर बलोच रहमान का करीबी था, तो इतना तो ऑब्वियस है कि भाई नेक्स्ट पार्ट में हमजा एकदम से लीडर नहीं बनने वाला है गैंग का। पॉसिबल है कि उसको इस चीज तक पहुंचने में जो उसको सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो उजैर बलोच ही होगा, जो माइट भी हमजा पे शक करे, उसको लगे कि भाई शायद इसी ने मारा है रहमान को, जो कि हमजा के लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जिसके चलते हमजा उसको भी एलिमिनेट कर देगा एंड देन फाइनली जाके रहमान की गैंग को टेक ओवर करेगा। बाकी एक और चीज जो कि मैंने इस फिल्म में गौर करी है वर्सेस द रियल इंसिडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि भाई उजैर बलोच ने ओरिजिनली रहमान को सक्सीड किया था और पीपल्स अमन कमेटी का लीडर बना। इतना ही नहीं, ही आल्सो हैड अ पॉलिटिकल बैकिंग फ्रॉम पीपीपी, पाकिस्तान पीपल पार्टी। बट ये सारी की सारी चीजें हम हमजा को करते हुए देख सकते हैं सेकंड पार्ट के टीजर में। रिमेंबर मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में क्या कहा था कि माइट भी जो रणवीर सिंह के कैरेक्टर का जो आर्क है वो कहीं ना कहीं उजैर बलोच पर बेस हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ उजैर का जो कैरेक्टर है वो तो रहेगा ही, बट जो कुछ उसने किया वो सब फिल्म में हमजा करेगा। ऑल्सो नोटिस करो कि जब हमजा लीडर बना तो उसके साथ हम उजैर को नहीं देख सकते हैं कहीं भी, तो जैसा मैंने कहा माइट भी हमजा उजैर को एलिमिनेट कर दे। बाकी एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी आती है जो कि रियल इवेंट्स पर बेस्ड हो सकती है। अब रियल में उजैर बलोच ने पाकिस्तान छोड़ दिया था 2014 में क्योंकि उसके अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट ने रेड वारंट इशू किया था, तो माइट भी धुरंधर में हमें कुछ ऐसा सिमिलर देखने को मिले। माइट भी इनिशियली रहमान डकैत की जगह उजैर बलोच ही ले और एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर करे पुलिस और राइवल गैंग्स के अगेंस्ट, रहमान की मौत का बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से लियारी में गैंग वॉर्स की शुरुआत हो, पूरी तबाही मचे, जैसे कि ये सीन्स हम देख सकते हैं जहां हमजा तबाही मचा रहा है। तो माइट भी ये सब कुछ वो उजैर के ऑर्डर्स पे कर रहा हो और इतनी तबाही मचाने के बाद से उजैर जो कि फोरफ्रंट पे है, जो कि लीडर है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक रेड वारंट इशू करे एंड देन वो पाकिस्तान से भाग जाए। लेकिन जाने से पहले वो इस पूरे गैंग की लीडरशिप को हमजा को सौंप दे, जिसके बाद हमजा अपना सारा खेल शुरू करे। एक और चीज जो कि काफी सारे व्यूअर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं इस फिल्म में और वो है इस फिल्म का उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से कनेक्शन, जहां जसकिरत सिंह रंगी का जो कैरेक्टर है उसका मेंशन उरी में भी किया जाता है, जो कि पायलट सीरत कौर का डेड हस्बैंड होता है जो नौशेरा एम्बुश में मारा जाता है। हस्बैंड थे कैप्टन जसकिरत सिंह रंगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। अब धुरंधर सेट है 2003 से ऑनवर्ड्स, वहीं उरी सेट है 2016 में, और जो नौशेरा एम्बुश की बात यहाँ पे हो रही है दैट कैन रेफर टू द ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि 2015 के अराउंड हुए थे। तो टाइमलाइन तो यहाँ पर मैच नहीं हो रही है, तो व्हाट आई बिलीव कि ये सिर्फ एक रेफरेंस है या हम कहें एक रीयूज है नाम का इंस्टेड ऑफ अ क्रॉसओवर। बट जस्ट इन केस एक 1% प्रोबेबिलिटी बनती है क्रॉसओवर की, तो भाई उसके लिए भी एक थ्योरी है मेरे पास कि भाई माइट भी जो जसकिरत सिंह रंगी है वो लियारी में ऑपरेशंस एंड होने के बाद सीरत के साथ एक लाइफ स्टार्ट करे और साथ ही आर्मी को भी ज्वाइन करे जहां नौशेरा में वो मारा जाए। बट दैट्स अगेन हाईली अनलाइकली, ये सिर्फ एक बहुत ही बेसलेस थ्योरी है। ज्यादा चांस मेरा ज्यादा लीनिंग ये है कि ये सिर्फ एक नॉड या रेफरेंस ही होगा, कोई क्रॉसओवर नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि सिमिलर हैं उरी और धुरंधर में। सबसे बड़ा तो जमाल जमीली जो कि उरी में किसी और रोल में है और धुरंधर में किसी और रोल में, तो हाईली अनलाइकली। अब आते हैं हमजा की लिस्ट पे, जिसमें उसके नेक्स्ट टारगेट्स के नाम हम देख सकते हैं। सबसे टॉप पे है मेजर इकबाल, फिर है जावेद खनानी, साजिद मीर, अब्दुल भटोवी, आजम चीना एंड फाइनली बड़े साहब। अब जावेद खनानी के अलावा बाकी सारे नामों के नीचे अगर गौर करो तो ये सारे के सारे लोगों में एक चीज कॉमन है, 26/11 का अटैक। तो जो टाइटल है रिवेंज, उसका असली मतलब समझ में आता है कि बेसिकली 26/11 का रिवेंज होगा इन सबको मार के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर इकबाल जिसने वेपन्स का इंतजाम किया था अटैक के लिए, द नेक्स्ट बिग टारगेट ऑफ हमजा एंड मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट फिल्म है उसका मेन फोकस में विलन भी यही होने वाला है। अब जैसा हमने देखा है कि मेजर इकबाल एक डिफरेंट लुक में भी देखने को मिलता है, बस कट और दाढ़ी, ये पॉसिबल है कि रहमान की डेथ के बाद मेजर इकबाल हाइडिंग में जाएगा, जिसके बाद इवेंचुअली हमजा उसे ढूंढ के उसे खत्म करेगा। एंड जैसे मैंने बताया कि जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है वो मैक्सिमम टाइम ऑक्यूपाई करने वाला है सीक्वल में। फिर आता है जावेद खनानी। अब भले ही ये फेक करेंसी के बिजनेस में है, लेकिन उससे बनाए पैसों से इसने भी 26/11 के अटैक को फाइनेंस किया, तो टारगेट तो ये भी। अब खनानी इंडिया में फेक करेंसी सर्कुलेट करवाता था। अब अगर रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जाएं तो जो जावेद खनानी था उसकी डेथ हुई थी 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ एंड उसके 1 महीने बाद जावेद खनानी की मौत, जो कि बताई जाती है कि सुसाइड थी।
थी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखो कि कैसे ब्रिलियंटली डिमोनेटाइजेशन को भी इस चीज से कनेक्ट किया गया है कि जावेद खनानी ने जो फेक नोट्स इंडिया में फैला दिए हैं उसके इस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने नोट्स चेंज कर दिए, जिसके बाद खनानी ब्रदर्स के पास जो 500 और 1000 के नोट के प्लेट्स थे वो बिल्कुल कूड़े के समान हो गए। अब रिपोर्टेडली खनानी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिर के मर गया था जिसको सुसाइड डिक्लेयर किया गया था, बट ट्रू सेंस में कुछ पक्का नहीं हुआ था। एंड यहीं पर आएगा पार्ट 2 का ट्विस्ट कि खनानी गिरा नहीं, उसको गिराया गया है, ऑफ कोर्स बाय हमजा, और फिर सुसाइड का चेहरा दे दिया गया। फिर आता है साजिद मीर, हु वाज द चीफ प्लानर ऑफ 26/11 अटैक। अब रियल में साजिद मीर तो जिंदा है अभी भी, देखते हैं फिल्म में क्या होता है। आइदर जो रियल अकाउंट है उस पर ये फिल्म स्टिक करने वाली है या फिर दिस फिल्म विल बी गोइंग द फैंटम राउट जहां साजिद मीर को जान से मारता हुआ दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है अब्दुल भुटोवी। ही वाज नोन फॉर डिलीवरिंग हेटफुल लेक्चर्स जिससे कि वो टेररिस्ट को भड़काता था, एंड अगेन ही वाज अ की कंस्पिरेटर इन द 26/11 अटैक्स। अब रियल में भी अब्दुल भुटोवी कार्डियक अरेस्ट से मर गया था साल 2023 में। तो यहाँ भी थोड़ा चेंज करके दिखाया जा सकता है कि भाई टाइम और डेथ दोनों को चेंज कर दिया जाए कि हार्ट अटैक आया नहीं, लाया गया था। एंड ऑब्वियसली ऐसी बहुत से ड्रग्स आते हैं जो कि हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं बॉडी में, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि टाइमलाइंस वाला इशू आ जाता है। 2023 काफी फर्दर टाइमलाइन हो जाती है। नेक्स्ट आता है आजम चीमा, अनदर मास्टरमाइंड बिहाइंड द अटैक, जिसने मिलिटेंट्स को ट्रेन किया था। कॉज ऑफ डेथ सेम, हार्ट अटैक साल 2024। अगेन क्रिएटिव लिबर्टी या फिर जो एक्चुअल अकाउंट्स हैं उसी पर फिल्म अड़े रहेगी कि हमजा ने नहीं मारा, मर गया 2024 में। एंड द लास्ट बड़े साहब, जिसको रिवील नहीं किया गया है अभी, बट आई बिलीव कि ही कैन बी मसूद अजहर, जो कि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद का करंट लीडर है, एंड ही वाज वन ऑफ द 3 टेररिस्ट जो कि कांदार हाईजैक में रिलीज किया गया था। तो ये काफी अच्छा कनेक्शन भी बैठता है, तो हाई पॉसिबिलिटी भी इसी चीज की बैठती है। सो ऑल इन ऑल धुरंधर एक रियलिस्टिक टेक ले सकता है कि भाई हमजा ने अपनी इस लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर कॉज किया, जो कि होगा मेजर इकबाल की डेथ, क्योंकि मेजर इकबाल लियारी में ऑपरेट करता है एंड उसकी डेथ से वहां पे ऑपरेट करने वाली टेरर नेटवर्क्स पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। उसके बाद हमजा का क्या होगा उसका फेट, आगे क्या होगा, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन इन द सीक्वल। अगर सारी थ्योरी यहीं बता दूंगा तो फिल्म में क्या देखोगे। बाकी यहाँ पे खत्म होता है धुरंधर का स्पॉइलर टॉक, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पेशेंस रखा। वीडियो मेरी काफी लेट आया आई नो, लेकिन चीज़ ही कुछ ऐसी हो गई थी। आप सेटअप भी देख सकते हो मेरा चेंज है क्योंकि मैं कहीं और शूट कर रहा हूँ इस टाइम बैठ के, मैं अपने घर पर शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।